आपने कई ऑर्गन माफिया को देखा होगा, जैसे किडनी माफिया, हार्ट माफिया, एक्सेट्रा। लेकिन आज हम इससे भी ऊपर के माफिया को देखेंगे, जैसे स्किन माफिया। इस मूवी में दिखाया गया है स्किन माफिया के लोग खूबसूरत लड़कियों की स्किन को बेरहमी से निकालकर अमीर बूढ़ी औरतों को लगा देते हैं। लेकिन इन सबके बीच आती है एक लड़की जिसका नाम श्रुति होता है। तो चलो देखते हैं ये लड़की क्या करती है और ये माफिया को कैसे रोकती है। कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर किरण को देखते हैं, जो पूरे कंट्री की नंबर 1 कॉस्मेटिक सर्जन होती है। और यहाँ पर वो पूरे कंट्री के सबसे बड़े बिजनेसमैन से मिलने के लिए आती है, जिससे वो बोलता है मेरी बीवी की उम्र की वजह से उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही है, जिससे शर्मा के वो घर से बाहर भी नहीं निकल रही। क्या तुम इसका कुछ कर सकती हो? तो वो बोलती है इसे मेडिसिन से ठीक किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक। मगर आप इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो वो बोलता है आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी बीवी को खूबसूरत बनाने के लिए जितने भी पैसे लगेंगे दे दूंगा। जो सुनकर वो बोलती है ठीक है, मैं इनकी मैचिंग की स्किन डोनर को ढूंढकर स्किन ग्राफ्टिंग करती हूँ। इसके बाद ये डॉक्टर हैदराबाद के एमएलए गुरुमूर्ति को कॉल करके बताती है एक पार्टी मिला है जो 1 इंच स्किन के 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो आप जल्दी से जल्दी एक लड़की को अरेंज करें जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो और उसका स्किन व्हाइट हो। ये सुनकर एमएलए ठीक है बोलता है। और अब हम आगे एक टैनिश नामी लड़के को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी उसके पास एक अन्नू नामी लड़की आती है और उसकी कार की उसे छीन कर बोलती है मेरे पैसे लौटाकर अपनी कार ले जाना। दरअसल तानिश एक ड्रग एडिक्ट होता है और अन्नू एक ड्रग डीलर होती है। और हम अगले दिन देखते हैं तानिश अन्नू को पैसे देकर अपनी कार की लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अन्नू उसे रुककर बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, जिसके लिए तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगी तुम पूरे 1 साल का माल खरीद पाओगे। जो सुनकर वो रेडी हो जाता है। हम कहानी के आगे देखेंगे अन्नू उसे क्या काम देती है। और अब कहानी यहाँ से 1 साल आगे जाती है और हम पूजा नामी एक लड़की को देखते हैं जो बहुत डरी हुई होती है और श्रुति से बोलती है दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमें कुछ ना कर दे। जो सुनकर श्रुति बोलती है मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर वो यहाँ से जाने लगती है और इसी बीच हम देखते हैं तानिश गुस्से से अपनी कार से गन लेकर ऊपर जाने लगता है और हम देखते हैं एक लड़का श्रुति को मारने लगता है। तो श्रुति एक बोतल से उसके गले पर मारती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। हम कहानी के आगे देखेंगे ये लड़का कौन है और श्रुति ने इसे क्यों मारा है। और यहाँ पर श्रुति उसे एक टेप से बांधकर अपने बॉटल में डाल देती है और यहाँ से सारे सबूत को मिटा देती है और एक कुकर के बॉक्स में उसका फोन छुपाकर उसकी कार लेकर वहां से चली जाती है। और अब हम आगे देखते हैं एमएलए गुरुमूर्ति को कोई वीडियोस भेजकर उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो वो ये ब्लैकमेलर कौन है जानने के लिए एक डॉक्टर और हॉस्पिटल के हेड के पास जाता है, जिनसे उसे पता चलता है जिस मोबाइल से उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है वो इन्हीं के हॉस्पिटल के एक पेशेंट के जेब से गिरा था और इस मोबाइल को किसी ने उठा लिया था, शायद वही इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर पता नहीं क्यों एमएलए उस डॉक्टर को बहुत बेरहमी से मार देता है और हॉस्पिटल के हेड को 1 घंटे में उस फोन उठाने वाले की पूरी इंफॉर्मेशन देने को कहता है। और यहाँ से एक आदमी के पास जाता है जिसे उसके आदमियों ने पकड़ रखा था और उसे बोलता है जिस वीडियो से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है वो वीडियो तुम्हारे फोन से वीडियो कॉल के जरिए रिकॉर्ड किया गया था। जो सुनकर वो बोलता है जब मैं अन्नू से वीडियो कॉल कर रहा था तो आपने मुझे बुलाया था, तो मैं अपना फोन अपनी जेब में ही रखकर आपके पास आ गया था, तो शायद अन्नू ने ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और आपको ब्लैकमेल कर रही है। जो सुनकर एमएलए को बहुत गुस्सा आता है तो उस आदमी को भी मार देता है। दरअसल इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा होता है एमएलए लड़कियों की तस्करी कर रहा है, इसलिए वीडियो बाहर आता है तो एमएलए बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम श्रुति देखते हैं, वो वहां से अपने घर आई होती है जहां पर उसके दादाजी उससे उसकी शादी की बात करते हैं। तो वो उन्हें बोलती है दादाजी मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया है तो मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए अभी मैं शादी नहीं कर सकती। और यहाँ पर वो अपने परिवार को बताना चाहती है उसने क्या किया है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। और इसके बाद हम हॉस्पिटल में एक प्रिया नामी लड़की को देखते हैं जिसके शरीर से उसकी पूरी स्किन को निकाला गया था, जिसकी वजह से उसे स्किन कैंसर होता है तो वो मारी जाती है। इसके बाद एक कंपाउंडर डॉक्टर किरण को कॉल करता है और उन्हें बताता है मैडम काम हो गया है। जो सुनकर वो बोलती है ठीक है तुम एमएलए के पास जाकर अपने पैसे ले लो। और वो जैसे ही कॉल को कट करती है उसके पास एक कुरियर आता है और जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुकर होता है, जो वही कुकर होता है जिसमें श्रुति ने मोबाइल को छुपाया था। लेकिन वो मोबाइल डॉक्टर किरण को नहीं दिखता और यहाँ पर वो हैरान होती है उसे किसी ने कुकर क्यों भेजा होगा। तो वो एमएलए को कॉल करके इस बारे में बताती है। जो सुनकर एमएलए उसे बोलता है तुमने इतनी सी बात के लिए मुझे कॉल किया है, जाकर फेंक दो उस कुकर को डस्टबिन में। जो सुनकर डॉक्टर किरण ऐसा ही करती है, लेकिन हम देखते हैं उस कुकर के साथ साथ वो मोबाइल फोन भी डस्टबिन में गिर जाता है। और इसी बीच श्रुति भी उस पर कॉल करने लगती है और जब उसका कॉल कोई भी नहीं उठाता तो वो समझ जाती है वो मोबाइल ठिकाने लग गया है।
और इसके बाद वो अपने माँ बाप के घर से हैदराबाद वापस आने लगती है और वो गाड़ी में बैठे बैठे कुछ सोचने लगती है और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं श्रुति काम करने के लिए हैदराबाद आई होती है और वो अपने दीदी और जीजा के घर में उनके साथ रह रही होती है। लेकिन अभी अभी उनकी शादी हुई होती है, तो वो दोनों हमेशा फुल रोमांटिक मूड में होते हैं। तो श्रुति उन्हें प्राइवेसी देने के लिए जाकर हॉस्टल में रहने का तय करती है और हम देखते हैं उसके ऑफिस का काम होने के बाद उसे लेने के लिए उसका बॉयफ्रेंड चरण आता है, जिसकी वजह से वो हैदराबाद जॉब करने के लिए आई होती है। और हम देखते हैं जब वो दोनों हॉस्टल जाते हैं तो वो देखते हैं हॉस्टल की सारी लड़कियां सड़क पर ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर रही होती है और कई तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो पूजा नाम की एक लड़की के साथ एक फ्लैट में शिफ्ट होती है। ये पूजा नामी लड़की वही होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और यहाँ पर वो चरण को पूजा से अपना कजन बोल के इंट्रोड्यूस कराती है, क्योंकि पूजा के माँ बाप की शर्त थी कोई भी गैर लड़का फ्लैट में नहीं आएगा। और हम आगे देखते हैं श्रुति अब हैदराबाद में रह रही होती है, तो चरण उसे बार बार मिलने आता है और वो दोनों घूमने जाते हैं और इंजॉय करते हैं और साथ में गाना भी गाते हैं। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर श्रुति हैदराबाद पहुंच गई होती है और वो कार को रास्ते में रुकाकर कार से उतर जाती है। और इधर हम देखते हैं एमएलए को पता चल जाता है उसे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। उसे कोई और नहीं बल्कि उसी के दो आदमी ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। दरअसल उसमें से एक आदमी कैद कर रखी हुई एक लड़की का रेप करता है, जिसकी वजह से उसका स्किन डैमेज हो जाता है। हम सबको पता है लड़कियों की स्किन एमएलए के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एमएलए को जब ये पता चलता है तो वो उस आदमी की मारकर टांग तोड़ देता है। ये आदमी इसी का बदला लेने के लिए और बहुत सारे पैसे लेने के लिए एमएलए को ब्लैकमेल कर रहा होता है। लेकिन इस बारे में एमएलए को पता चल जाता है तो एमएलए उसे पैसे देने के लिए मान जाता है और वो जिस जगह पर पैसे लाने को कहता है उस जगह पर पैसे भेज देता है। लेकिन जब वो पैसे लेने के लिए आता है तो एमएलए का आदमी आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और एमएलए के पास उसे ले जाता है और एमएलए उनके पास से फोन ले लेता है और उनका काम तमाम कर देता है। और अब हम श्रुति देखते हैं वो एक मेडिकल शॉप में जाकर फर्स्ट एड का सामान लेती है और अपने अपार्टमेंट को वापस आ जाती है। लेकिन वो दिखती है उसकी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग ठहरे होते हैं और वहाँ पर पुलिस भी होती है, जो देखकर श्रुति को लगता है पुलिस को मर्डर के बारे में पता चल गया है। तो वो डर कर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। मगर यहाँ पर जल्दी श्रुति को पता चलता है उसकी बिल्डिंग में चोरी हुई है, इसलिए यहाँ पर पुलिस आई हुई है। ये जानकर श्रुति की जान में जान आती है। लेकिन जब वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वो देखती है वहाँ से वो आदमी की लाश गायब है और उसकी जगह पर अन्नू की लाश है। ये देखकर श्रुति डर जाती है और चीख मारती है। उसकी चीख सुनकर पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और अब देखते ही देखते ये बात न्यूज चैनल के जरिए हर जगह फैल जाती है। और जब ये बात एमएलए को पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अन्नू उसके लिए काम करती थी। अगर ये बात तहकीकात के जरिए पुलिस को पता चलती है तो हो सकता है एमएलए जेल में चला जाए। तो वह सीधे होम मिनिस्टर के पास जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है इस माफिया में एमएलए के साथ साथ होम मिनिस्टर भी है। तो अब ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए डीआईजी को, जो उन्हीं का आदमी होता है, उसे इस केस को बंद करने को कहते हैं। तो डीआईजी उन्हें बोलता है ये बात अब पूरे हिंदुस्तान को पता चल गई है, तो हम इतना इजीली इस केस को बंद नहीं कर सकते। और साथ ही में इस केस को एसीपी रंजीत हैंडल कर रहा है। वो दोनों भी एसीपी रंजीत का नाम सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि एसीपी रंजीत एक होशियार और काबिल और साथ में एक ईमानदार ऑफिसर होता है। और यहाँ पर वो तीनों डिसाइड करते हैं वो पहले श्रुति का बयान सुनेंगे, फिर आगे क्या करना है सोचेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बात डॉक्टर किरण को भी पता चल जाती है, तो वह सीधे उसी बिजनेसमैन के पास जाती है जिसकी बूढ़ी बीवी की सर्जरी कर उसे जवान बनाया था और उसे बोलती है सर आप अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके इस केस को बंद करवा दीजिए, क्योंकि इस केस में मैं तो फंसूंगी लेकिन मेरे साथ साथ वो भी फंसेंगे जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया है, इंक्लूड आपकी वाइफ भी। ये सुनकर वो मुस्कुराता है और बोलता है मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हमारे देश से साल में लगभग 4 लाख लड़कियां गायब होती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि ऊपर बैठे हुए इन सब क्राइम को मैनेज करते हैं और इसे भी वही मैनेज करेंगे, नहीं तो सबसे पहले वही फंसेंगे। और इधर हम देखते हैं एसीपी रंजीत सीसीटीवी में देखता है अन्नू एक लड़के के ऊपर गन तानकर खड़ी हुई होती है और वो लड़का कोई और नहीं तानिश होता है, जो देखकर उन्हें तानिश पर शक होता है तो उसे वो बाहर से उठा लेते हैं और उसके साथ पूछताछ करते हैं, जहां पर वो एसीपी रंजीत को बताता है अन्नू हमें कॉलेज के टाइम से ही ड्रग सप्लाई करती थी और एक दिन उसने मुझसे कहा अगर तुम मेरा एक काम करते हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, तुम पूरे 1 साल का माल खरीद पाओगे। ये सुनकर मुझे लालच आई तो मैं उसकी बात मान ली। ये सुनकर एसीपी रंजीत उसे पूछते हैं उसने तुम्हें क्या काम दिया था। उसने मुझसे कहा मुझे एक प्रिया नामी लड़की को अपने प्यार में फंसाना है और इसके बाद क्या करना है वो आगे बोलेगी। तो मैं उसकी बात मानकर एक प्रिया नामी लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया और जब ये बात मैंने अन्नू को बताई तो उसने उस लड़की को मुझे एक जगह पर बुलाने को कहा, तो मैंने ऐसे ही किया और उसने मुझे पैसे दे दिए। ये सुनकर एसीपी रंजीत उसे पूछते हैं वो उस लड़की से क्या चाहती थी।
तो वो बोलता है उसकी स्किन। दरअसल अन्नू एक स्किन माफिया के लिए काम करती है, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था। मगर मैं लास्ट वीक अपने डैड के साथ कहीं जा रहा था तो एक लड़की हमारे कार के सामने आ गई, और जब मैंने उस लड़की को बाहर जाकर देखा तो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी, और उसके शरीर पर जरा भी स्किन नहीं था, जो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैं इस बारे में पूछने के लिए अन्नू के पास गया था, और जब मैंने अन्नू के पास जाकर इस बारे में बात की तो उल्टा उसने मेरे पर गन तान दी और मुझे इन सब से दूर रहने को कही। यह सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया, तो मैंने भी अपनी कार से गन लेने के लिए गया, और जब मैं वापस आया तो वहाँ पर अन्नू नहीं थी। तो मैंने बिल्डिंग में जाकर भी देखा, लेकिन अन्नू वहाँ पर भी नहीं थी, और जब मैं नीचे आया तो उसकी कार भी गायब थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर एसीपी रंजीत उसे कुछ नहीं बोलते और यहाँ से श्रुति के पास जाते हैं और उसके साथ पूछताछ करने लगते हैं, और उसे बोलते हैं हमें पता है खून तुमने ही किया है। ये सुनकर श्रुति उन्हें बताती है एक दिन जब वो काम से घर जल्दी वापस आती है तो वह देखती है मेरा बॉयफ्रेंड मेरे रूममेट के साथ रोमांस कर रहा था, जो देखकर मैं हैरान हो गई और वहाँ से चुपचाप चली गई। और वो अगले दिन इस बारे में पूजा से बात करती है, तो वो बोलती है मुझे लगा वो आपका कजन है इसलिए मैंने ऐसा किया। और यहाँ पर वो दोनों समझ जाते हैं चरण इन दोनों को फिरा रहा है। इससे वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और पूजा श्रुति को बोलती है चलो दीदी हम स्टेशन जाकर उस पर केस करते हैं। जो सुनकर वो पूजा बोलती है पुलिस के पास पहले से ही ऐसे कई केसेस पड़े हुए हैं, वो उन्हें ही कुछ नहीं कर पा रही तो हमें कैसे इंसाफ दिलाएगी। ये सुनकर पूजा बोलती है फिर हम क्या करें दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो श्रुति उसे बोलती है तुम अपने घर वापस चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। ये सुनकर वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर चरण आता है। श्रुति चरण को देखकर घबरा जाती है और उसकी घबराहट को देखकर चरण भी समझ जाता है श्रुति को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो वो उसे कॉन्फ्रंट करता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो श्रुति को बेहोश कर उसके साथ रेप कर रहा था, जो देखकर श्रुति हैरान होती है और उससे पूछती है तुम हमारे से क्या चाहते हो। तो वो बोलता है तुम्हारी खूबसूरत स्किन जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, अगर तुम मेरे साथ चुपचाप चलती हो तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा जिससे तुम्हारी इज्जत तो चली जाएगी और जब तुम्हारे पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो भी सदमे से मर जाएंगे। ये सुनकर श्रुति को बहुत गुस्सा आता है तो वो उस पर अटैक करती है, लेकिन वो भी उस पर पलटवार करता है और यहाँ पर वो दोनों लड़ने लगते हैं। और आखिर में श्रुति के हाथ एक कांच का बॉटल लगता है जिससे वो चरण के गले पर वार करती है, जिससे चरण मरता नहीं बल्कि बेहोश हो जाता है। और वो एसीपी रंजीत को बताती है मैं उसे मारना तो चाहती थी लेकिन नहीं मार पाई क्योंकि इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मगर मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहती थी, तो मैंने उसे टेप से बांधकर मरते हुए बाथटब में छोड़ दिया और उसके फोन से मेमोरी कार्ड निकालकर उसके फोन को साइलेंट करके उसे एक कुकर के डब्बे में पैक कर दिया और वो यहाँ से जिस जगह पर जा रहा था उसी जगह पर उस डब्बे को कुरियर कर दिया और उसकी गाड़ी को उसी के फार्म हाउस के सामने छोड़कर मैं अपने घर चली गई। ये सुनकर एसीपी रंजीत उसे पूछते हैं उस जगह पर अन्नू का भी मर्डर हुआ था, क्या तुम्हें उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो वो बोलती है जब मैंने उसे बेहोश किया था तभी मेरे सामने के अपार्टमेंट में रहने वाले अंकल मेरी मदद मांगने के लिए आ गए थे, तो मैंने गलती से घर को बिना लॉक करे ही उनकी मदद करने के लिए चली गई। ये सुनकर एसीपी रंजीत श्रुति को वहाँ से जाने कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जब श्रुति अंकल की मदद करने गई थी तभी उसी टाइम पर अन्नू वहाँ पर आ गई और चुपचाप वो छुपकर वहाँ पर ही बैठ गई और श्रुति के जाने के बाद अन्नू चरण को खोल दी, लेकिन किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी जिससे चरण गुस्से में आकर अन्नू को मार दिया और पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग गया, जो उसे भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी देखते हैं। इसका मतलब श्रुति ने यह सेल्फ डिफेंस में किया है और चरण ने अन्नू को मारा है, इसलिए वो श्रुति को यहाँ से जाने कहते हैं। और अब हम आगे देखते हैं एमएलए अपने आदमियों को श्रुति को मारने का ऑर्डर देता है। श्रुति अपनी दीदी और जीजा के साथ घर चली जाती है और घर जाने के बाद श्रुति अपने जीजू को उसके हॉस्टल को चलने कहती है जहाँ से उसे उसका कुछ सामान लेना है। और इधर हम देखते हैं टैनिश के डैड जो ह्यूमन राइट्स के हेड होते हैं उन्हें अपने बेटे के कारनामे सुनकर सदमा लगता है और उन्हें हार्ट अटैक आकर वो जगह पर ही मर जाते हैं। और अब हम आगे देखते हैं डीजीपी एसीपी रंजीत के पास आता है और उन्हें ये केस बंद करने को कहता है। ये सुनकर एसीपी रंजीत उन्हें बोलते हैं सर हम इस केस से स्किन माफिया को भी पकड़ सकते हैं, और वो उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं और वो आखिर में बोलते हैं इसके पीछे हो ना हो एमएलए गुरुमूर्ति का हाथ है। ये सुनकर डीजीपी बौखला जाता है और वो उन्हें फौरन इस केस को बंद करने को कहता है। और तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आते हैं और वो एसीपी रंजीत को बोलते हैं सर हमें पता चला है श्रुति की जान खतरे में है। ये सुनकर एसीपी उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं श्रुति के जीजू उसे बताते हैं तुम्हें टीवी में देखकर तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर श्रुति बहुत रोने लगती है और वो अपने आप को कोसने लगती है, जो देखकर उसके जीजा उसे समझाने लगते हैं। और तभी वो देखते हैं उनका कोई पीछा कर रहा है, जो कोई और नहीं एमएलए के आदमी होते हैं। ये देखकर उसके जीजा उसे बोलते हैं लगता है चरण हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनकर श्रुति बोलती है जीजू आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारे पीछे नहीं आएगा। ये सुनकर वो हैरान होता है और वो उसे पूछता है इसका क्या मतलब था।
तो वो बोलती है जो मैंने स्टेशन में बोला था वो पूरा सच नहीं था। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं श्रुति जब चरण को बाथटब में डाल रही होती है तभी उसके पीछे अन्नू आती है और उसे गन पॉइंट पर लेती है और उसे बोलती है तुम्हें फंसाने के लिए मेरे लाखों रुपए खर्च हुए हैं, तो चुपचाप मेरे साथ यहाँ से चलो। और उसे बोलती है पूजा भी उसी के कब्जे में है। ये सुनकर श्रुति को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे भी मारकर बेहोश कर देती है और उसे टैप से बांधकर चरण का फोन कुरियर करने के लिए चली जाती है। और उसी कार में पूजा भी होती है तो श्रुति उसे खोलकर चरण की कार को उसी के फार्म हाउस के पास छोड़कर उसे अपने घर चले जाने को कहती है और खुद बुर्का पहनकर वापस आ जाती है और चरण को खोलकर उसे गन पॉइंट पर लेती है और पहले तो उसे उसी के हाथों से अन्नू को मरवा देती है और चरण से वो सब कुछ कराती है जिससे सारे सबूत चरण की तरफ जाए। और सब कुछ कराने के बाद उसे घर के पीछे से भगा देती है, लेकिन उसे भगाने से पहले ड्रग्स में कुछ पेन किलर मेडिसिन मिलाती है जिससे वो ड्रग पॉइजन बन जाता है और वो ये ड्रग को चरण को लेने को कहती है, जो चरण ले लेता है और वो यहाँ से भागकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करने के लिए जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचते ही वो मर जाता है और उसी टाइम पर श्रुति भी यहाँ पर आ जाती है और वो अन्नू के फोन को उसके जेब में रख देती है, जो फोन वही एमएलए के 2 आदमियों को मिल जाता है। लेकिन पहले श्रुति ने उस फोन से एमएलए को धमकी भरे हुए मैसेज की होती है जो उनमें से एक आदमी देख लेता है और वह खुद अब एमएलए को ब्लैकमेल करने लगता है। इसका मतलब वो पहले से ही एमएलए को इस केस में फंसा देती है। ये सब सुनकर उसका जीजा उसका प्लान समझ जाता है और यहाँ पर वह हैरान होता है और उसे बोलता है तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुम उस एमएलए गुरुमूर्ति को ब्लैकमेल करके उसे क्यों पंगा लिया। ये सुनकर श्रुति बोलती है मैंने सिर्फ एमएलए कहा था, मैंने उसका नाम नहीं लिया था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसे बोलती है चरण के बेहोश होने के बाद उसके फोन पर आपका कॉल आया था, जो देखकर मैं समझ गई इन सब में आप भी शामिल है, तो मैंने आप दोनों के बीच के सारे मैसेज भी पढ़ लिए हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है उसका जीजा एमएलए गुरुमूर्ति से मिला हुआ है और उसने ही श्रुति को फंसाया है पैसों के खातिर। ये सब सुनकर वो सब कुछ कबूल करता है और उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जो सुनकर श्रुति को गुस्सा आता है तो गन निकालकर उस पर तान देती है और उसे बोलती है तुम्हें कैसे मारूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तुमने ही मुझे तुम्हें मारने का प्लान दे दिया है। इतना बोलकर वो एमएलए गुरुमूर्ति के आदमियों के ऊपर गोलियां चलाती है, जो देखकर वो जैसे तैसे करके उसके हाथ से गन गिरा देता है और अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन तभी एमएलए के लोग उसके हाथ में गन देख लेते हैं और उन्हें लगता है इन सब में वो भी शामिल है और वो उन्हें मारना भी चाहता था, तो अपनी गन निकालकर उसे मार देते हैं। और जब वो श्रुति को मारने जाते हैं तभी यहाँ पर एसीपी रंजीत आकर उन्हें मार देता है और वो श्रुति को बोलता है मुझे पता है ये सब तुम ही ने किया है, लेकिन मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि जो काम हमें करना चाहिए था वो काम तुमने किया है। इतना बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर श्रुति उसे रोकती है और वो उसे एक कैसेट का पता बताती है जिसमें स्किन माफिया के सारे राज छुपे हुए थे। एसीपी रंजीत वहाँ पर जाकर वो कैसेट ले लेता है और गुमनाम नाम से वो कैसेट को न्यूज चैनल तक पहुँचाता है, जिससे सारी दुनिया को स्किन माफिया के बारे में पता चल जाता है। और आखिर में एसीपी रंजीत सारे माफिया के लोगों को पकड़ लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अब लड़का हो या लड़की हो किसी से भी प्यार करने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें ताकि आपको आगे जाकर परेशानी ना हो। बाकी आप सारे लोग समझदार हो। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको इस मूवी से क्या सीखने मिला, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।